अमर रहेगा। और हम उनको मनाने के लिए यहाँ पे जितने आज साहित्य प्रेमी बैठे हुए हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है अगर यही कोई कार्यक्रम यहाँ पर कोई फिल्म स्टार होता, कोई और कार्यक्रम होता, तो शायद यहाँ पे तिल रखने की भी जगह नहीं होती। और हो सकता है हम में से जो लोग हों उनमें से शोर सिफारिश साथी कि हमारी एक सीट रिजर्व करवा दीजिएगा। अगर यहाँ पे सब लोग अपना अमूल्य समय निकाल के आए हैं तो ये सब आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम को शुभारंभ विधिवत रूप से, इनका आज सम्मान है, मैं विनोद भगत जी और उनके साथ आए हुए सुरेश शर्मा जी जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, सुनील जी कोठारी जी, मैं आपको भी बुलाना चाहता हूं। आप दीप प्रज्वलन के लिए आए और आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश भटनागर जी, आपसे भी अनुरोध है आप आए। और हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक जिन्होंने इस कार्यक्रम को पिछले 10 वर्ष से अनवरत रूप से और हम लोगों को ये कहा है कि आप इसको भव्य तरीके से बनाएं, मैं हर तरह से आपके साथ हूं। और जिनके निवास पे हम ये कार्यक्रम करें, पंकज भरद्वाज जी को बुलाना चाहता हूं। दीप प्रज्वलन के बाद आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। नहीं आप करिए, आप करिए, आप शर्मा जी करेंगे, शर्मा जी आइए, आओ। अब स्वागत की इस कड़ी के उपरांत समस्त साहित्यिक प्रेमी से मेरा बहुत विनम्र अनुरोध रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जगह कम है, एक एक दो दो करके आए और अपने पुष्प नहीं बाद में करा लियो, इससे व्यस्त हो जाएगी। बाद में लास्ट में ना जब वो पुष्प जो अर्पण करेंगे बाद में लास्ट में। अब मैं गोपाल खन्ना जी जो हमारी समिति के उपाध्यक्ष उनको बुलाना चाहूँगा, आप आए। और मुंशी प्रेमचंद जी को अपने शब्दों में श्रद्धासुमन अर्पित करें। गोपाल खन्ना जी नहीं वक्ता हुआ आप वीडियो अपना है जयंती का अवसर है, आप लोग अभी अगर आमंत्रित हैं, जैसे प्रेमचंद का नरम करते
हेलो माइक माइक ले लो तेजी इसे थोड़ा खोल लो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हमारे सफोकेशन जो है राइट वो खोल दो क्या? आधा बोलो ध्यान आए कहानी रखते प्रेमचंद जी अपनी शिक्षा परिवारिक गर्मी के कारण बहुत कठिनाई से पूरी की। उसने पढ़ा प्राचीन किए के बाद 18वें वार्षिक वेतन पर यहाँ पर बने। उसके बाद इंस्पेक्टर और देश की आज़ादी के लिए देश प्रेम की कहानियाँ प्रेमचंद ने अपने जीवन में लिखी। सामाजिक तीन मूल्यों अनुभाव ये प्रयास सेवा को था। इसके बाद सेवा सदन परम भूमि धर्म गोदान आश्रम कायाकल्प और प्रयास उनके बाद उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी। इनका संघ ऐसे समाज सुधारक साहित्यकार को आज हम कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की आज हम जयंती मना रहे हैं। हमने ये जो समिति बनाई थी इसको हमने 2015 में बनाया था और इसमें जो हमारा मोटिवेशन था सुरेंद्र भटनागर जी, हमारे पंकज जी भाई साहब, आपका मोटिवेशन था और उन्होंने कहा एक समिति बनाई जाए और प्रतिवर्ष साहित्यिक जो प्रेमी हैं उनका हम बुला के कार्यक्रम करा करें। और मुझे एक बहुत पुराना शेर है, सबने सुना होगा, मैं अकेला चला था जाने में मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। और मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं जो पहला कार्यक्रम था उसमें भी उपस्थित था और आज तो ही लगातार कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस कार्यक्रम को हमारा मतलब नागा हुआ हो। और दो कार्यक्रम सभी को याद होंगे जो पिछले साल भी रहे थे और उससे पूर्व वर्ष हुई कि 31 जुलाई को बड़ी भयंकर बारिश हुई थी। 2 बार कार्यक्रम में बहुत भयंकर बारिश और इतनी भयंकर बारिश हुई थी कि आदमी सोच नहीं सकता घर से निकलने को, वो भी जबकि इस तरह के साहित्यिक समारोह होते हैं और उसमें जाया जाए। तो भी संख्या जितनी आज बैठी है मुझे लगता है कि लगभग इतनी थी, इससे कम नहीं थी। तो ये हमें यह दर्शाता है कि लोगों के मन में साहित्य के प्रति और मुंशी प्रेमचंद जी के प्रति कितना सम्मान है। और हमारे अब तक 2015 से आज तक 2 बार भयंकर बारिश हुई और दोनों बार हमारा अच्छा कार्यक्रम रहा। अब मैं हमारी जो समिति है इसका जो मैं परिचय बता देता हूँ। डॉक्टर पंकज भरद्वाज जी जो हमारे समक्ष बैठे हैं, आप हमारे इस समिति के संरक्षक हैं। सुरेंद्र प्रकाश भटनागर जी हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। मैं महामंत्री रितेश भटनागर, अरुण कुमार गर्ग जी हमारे कोषाध्यक्ष अरुण कुमार गर्ग जी उपस्थित हैं। एक बार पीछे हमारे बैठे हुए अरुण कुमार गर्ग जी, मेरे ख्याल से सभी साहित्य प्रेमी जानते होंगे उन्होंने, आप डीएवी कॉलेज में प्रवक्ता हैं। हमारे गोपाल खन्ना जी अभी जो बोल रहे थे हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। और हमारे पंकज बिश्नोई जी प्रचार मंत्री हमारे पीछे बैठे हुए हैं, टी शर्ट में हमारे पंकज बिश्नोई जी हमारे शिक्षक हैं। राम मोहन सिंह जी पूर्व सैनिक हैं, आप हमारे संगठन मंत्री हैं। और हमारे 3 सदस्य और हैं, किन्हीं कारणवश वो आज उपस्थित नहीं हो सके। प्रदीप जी, अतुल जी और ब्रज बिहारी जी। ब्रज बिहारी जी आए। ब्रज बिहारी सक्सेना जी हमारे उपाध्यक्ष हैं। ब्रज बिहारी सक्सेना जी का मेरी आवाज सुन रहे हैं? पीछे पीछे हो। अच्छा, ब्रज बिहारी आप आगे आ जाए, आगे से जगह खाली, आप आगे आ जाए। के साथ समकक्ष वो भी उपाध्यक्ष है। अब हमारे बीच कुछ परिचय हैं, मैं उनका परिचय करा देता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर सुरेशचंद तोमर, वरिष्ठ नागरिक समिति के अध्यक्ष, हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके इस कार्यक्रम में स्वागत है।
श्री योगेश भटनागर एडवोकेट, जिला महामंत्री अखिल भारतीय काय समाज सभा, आपका स्वागत है। विनोद शर्मा जी, पूर्व जीआईसी के आप शिक्षक हैं, आप अवकाश प्राप्त हैं। हरपाल सिंह जी, पूर्व प्रधानाचार्य विद्या मंदिर, स्वागत है आपका। सत्येंद्र जी, अवकाश प्राप्त शिशु मंदिर, आपका स्वागत है। के पाठक जी, पूर्व प्रधानाचार्य गांधी इंटर कॉलेज मंडावर, आपका स्वागत है। भाई दिग्विजय सिंह, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, आपका स्वागत है। अमर सिंह जी, जिला महामंत्री राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, आपका स्वागत है। जयदीप मलिक जी, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, आपको स्वागत है। और नाम अभी खत्म नहीं है, नाम की एक लंबी फेहरिस्त है मेरे पास। हमारे बीच गौरव मोहन जी उपस्थित हैं, गिरधारी जी उपस्थित हैं, प्रदीप कुमार भारद्वाज जी उपस्थित हैं, विनोद कुमार शर्मा जी, विनोद भगत जी, सुरेश शर्मा जी, सुनील कोठारी जी, शशिकांत नागर जी, सत्येंद्र राजपूत जी, आनंद स्वरूप जी, कृष्ण कुमार पाठक जी, प्रेमलता भटनागर जी, मुकेश गुप्ता जी, सुरेश चंद तोमर जी, अमित शर्मा जी, नीरज चौधरी जी, बाल सिंह जी, राकेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, राजरानी सक्सेना जी, शोभा भटनागर, घनश्याम सिंह राजपूत, आप सबका स्वागत है। और किसी का अगर मैं नाम किसी वजह से भूल रहा हूँ या इसमें लिखा नहीं है तो मैं दोबारा बोलूँगा। तो मुझे लाइनें याद आती है, मैं समझता हूँ बहुत प्रेरणादायक लाइन है। और जो लाइन है हमने भी कभी पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते इन्हें याद कराया, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं वह हृदय नहीं वह पत्थर, जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक ग्रामीण बैंक मुकेश गुप्ता जी उपस्थित हैं। मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आप आए और मुंशी प्रेमचंद जी को 2 से 2.5 मिनट में आप याद करें। मुकेश गुप्ता जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ये बहुत बड़ी दुविधा मेरे सामने खड़ी हो गई अचानक से। मतलब बैंक की सभाओं में बोलना, बैंक की गोष्ठियों में बोलना अलग बात है, बिल्कुल ऐसी है कि जैसे डॉक्टर्स का कोई सेमिनार चल रहा है, वहाँ किसी साहित्यकार को किसी मेडिकल विषय में बोलने के लिए कह दिया जाए। आप ये समझो बैंक के ग्राहक बैठे हैं। लेकिन क्योंकि बहुत युवावस्था से साहित्य में रुचि रही है, साहित्य लिखने का भले ही कोई ऐसा मतलब सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन साहित्य पढ़ने का बड़ा सौभाग्य मिला है युवावस्था से ही। और आज जब मुंशी प्रेमचंद जी को याद करता हूँ तो मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं 11th-12th का स्टूडेंट रहा हूँगा तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं वो मैंने पढ़ी। मुंशी प्रेमचंद जी की एक दूसरी पुस्तक आई 25 सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, वो मैंने पढ़ी। उपन्यास उनके पढ़े। मैं मनोविज्ञान का छात्र रहा हूँ तो उस नाते मानव व्यवहार का विश्लेषण करना मेरी रुचि रही है। लेकिन सब पढ़ा लिखा सब बेकार हो गया जब मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है, उसकी लिखी हुई 2 लाइनें याद आती हैं जब भी, कि मनुष्य एक ऐसी पहेली है जिसे वो सुन भी नहीं सुलझा सकता है। मानव स्वभाव को समझना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी कहानियां पढ़ते हैं उन्हें कितना अच्छा मतलब सहयोगी मैं इसको कहूँगा कि पिछले 3-4 दिन से मैं अभी घर पे, क्योंकि मैं रिटायर हूँ पिछले साल, तो जो पुराना शौक था किताबें पढ़ने का बैंक लाइफ के बाद वो फिर से जागृत हुआ। तो इन दिनों में मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां पुस्तक ही फिर से पढ़ रहा था। और ऐसे में कल जब इस कार्यक्रम की जानकारी मिली तो बड़ा अच्छा लगा। ये अनुरोध जरूर करूँगा, यहाँ सभी बड़े भाई बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध लोग हैं जो साहित्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर हैं, उनके सामने बोलते हुए इस विषय पर मुझे निश्चित ही संकोच हो रहा है। अगर कोई त्रुटि होगी तो निश्चित वो क्षमा करेंगे, ये मेरा आपसे अनुरोध है। मुंशी प्रेमचंद जी की जब भी याद आती है, आप लोगों को भी ध्यान होगा, उनका एक फैमिली फोटो हम लोग अक्सर ध्यान में आता होगा, जिसमें फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, उनके पैर के जो जूते हैं वो फटे हुए हैं। तो जब भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने से गुजरता है तो मन में इतनी पीड़ा होती है कि मुंशी प्रेमचंद जी जैसा साहित्यकार आदमी वो उनकी आर्थिक स्थिति समय समाज में क्या रही होगी, इस ऐसे परिवार का जीवन यापन उन्होंने क्या होगा।
तो इसी संदर्भ में अभी मैं कुछ दिन पहले एक रील देख रहा था, तो कुमार विश्वास जी का इंटरव्यू कोई ले रहा था जो कवि है, तो उनसे ये वाली बात ही बोले, आप कार्यक्रम में जाने की इतनी फीस लेते हैं, कवि सम्मेलन में जाने की, राम कथा करते हैं इतनी फीस लेते हैं, अपनी जो साहित्यिक प्रतिभा उसके लिए आप इतना चार्ज करते हैं कि हर कोई आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो उन्होंने जवाब दिया, उनका जवाब सुनते मुझे सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी की याद आई। बोले कि जो एक हिंदी साहित्यकार की छवि समाज में बनी हुई है कि वो दीनहीन गरीब साहित्यकार, आप मतलब निराला जी जैसे साहित्यकार। और मैं महादेवी वर्मा जी का एक संस्करण पढ़ रहा था, तो उन्होंने उसमें बताया कि जब उनके घर पर पहुंचे महादेवी वर्मा जी के, उन्हें भाई मांगती थी, तो रिक्शा के पैसे उन्होंने महादेवी वर्मा जी से लेकर दिए। यानी उस समय में हिंदी साहित्यकारों की आर्थिक स्थिति इतने दूर रही हुई। आज भी ऐसी भाई साहब? आज भी, लेकिन अभी काफी अंतर आ गया पहले की तुलना अभी में। तो आप ही पैसे लेते रहते। तो मैं इस पुनीत अवसर पर मुंशी प्रेमचंद जी को हृदय से, मतलब हृदय की आंतरिक गहराइयों से अपनी उनको स्मरण करता हूँ, अपने हृदय में उनकी यादों को सजोता हूँ, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बुलाऊंगा। धन्यवाद सर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज ही के दिन 1880 में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के पास एक गांव था लम्ही, वहाँ पे हुआ था। और आपके जो समकालीन थे, जयशंकर प्रसाद निराला जी, मैथिली शरण गुप्त आपके समकालीन थे, और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि उस समय भी हिंदी के बहुत सशक्त हस्ताक्षर थे, और जो आज हम कहते हैं उपन्यास सम्राट, तो जो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी थे उन्होंने उनको इसकी उपाधि दी थी उपन्यास सम्राट की। तो आप समझ सकते हैं कलकत्ता में एक बहुत बड़ा नाम, और पूरे हिंदुस्तान में शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जाने जाने वाले। अगर मुंशी प्रेमचंद जी जो कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटा सा उस समय कह दीजिएगा वाराणसी के एक लम्ही गांव के व्यक्ति थे, उनके बारे में अगर उपन्यास सम्राट कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिना सोशल मीडिया के एक कलकत्ता का व्यक्ति अगर उनको इतना बड़ा पदवी देता है तो कुछ बात तो थी। और भारतीय समाज का बहुत सच्चा जो चित्रण माना जाता है आम जनता के बीच, किसानों और शोषितों की आवाज उठाने वाला, वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। और मुंशी प्रेमचंद जी पुनर्विवाह के बहुत ही फेवर में थे, और उन्होंने पुनर्विवाह को निभाया भी। जो उनकी दूसरी पत्नी थी शिवरानी देवी जी, उन्होंने जो कि पहले से एक विडो थी, उनके साथ उन्होंने पुनर्विवाह किया था। जो साहित्य प्रेमी है सभी को जानते होंगे, उनके 3 औलादे थे। तो मुंशी प्रेमचंद जी न केवल कलम के सच्चे सिपाही थे, बल्कि वो जो लिखते थे वो निभाते भी थे। और बहुत ही कम आयु में, हम शायद हम में से काफ़ी लोग उनसे ज़्यादा उम्र के यहाँ पे बैठे होंगे, 56 वर्ष की मात्र आयु में आज अगर वो यहाँ से दुनिया से रुखसत होकर चले गए, तो आप समझ सकते हैं कि मात्र 56 वर्ष की आयु की बहुत ज़्यादा नहीं होती। हमें से काफ़ी लोग 50 पार बैठे हुए, 50 के आसपास बैठे हुए, और हो सकता है 60-65 वाले भी काफ़ी बैठे हुए। तो 56 वर्ष की आयु उस हिसाब से देखी जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं होती। 300 से जिन्होंने ज़्यादा कहानी लिखी, 1.5 दर्जन से ज़्यादा जिन्होंने उपन्यास लिखे, और आपने जो है हिंदी जो पत्रिका थी, जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा, तमाम अपनी पत्रिकाओं में काम किया। आपने सरस्वती प्रेस खरीदी, और एक पत्रिका हुआ करती थी हंस, काफ़ी हमें से उस समय सन 80-85 के आसपास हमें से काफ़ी लोगों ने हंस पत्रिका पढ़ी भी होगी। तो उसका आपने संपादन भी करा, और बताते ये हैं कि इन पे कुछ बाद में जैसे सरस्वती प्रेस खरीदी थी, कुछ कर्जा हो गया था, उसको पाटने के लिए कुछ साहित्य जो इनके दोस्त थे उनकी सलाह से ये बम्बई भी गए थे, और बम्बई में इन्होंने कुछ कहानी और कुछ पटकथा भी लिखी थी। वो मेरे आने वाले जो वक्ता होंगे वो बताएंगे आपको। और वो 3 साल मुंबई में भी रहे, लेकिन उनका स्वास्थ्य गिरता गया, वो वापस आ गए। और उनकी जो पटकथा थी उस पर तमाम फिल्में भी बनी, जैसे शतरंज का खिलाड़ी है, और भी तमाम फिल्में थी जो हमारे आने वाले वक्ता हैं वो आपको बताएंगे। और अब मैं हमारे बीच पूर्व प्रधानाचार्य हरपाल सिंह जी बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे और ओजस्वी वक्ता हैं। आपसे अनुरोध रहेगा 3 से 4 मिनट में आप मुंशी प्रेमचंद जी को याद करेंगे। समय की मर्यादा है। हरपाल गुरु जी।
हालांकि गुरुजी से मेरा डायरेक्ट कभी नाता नहीं रहा पढ़ने का, लेकिन मेरे छोटे भाई को पढ़ाया है। मेरा छोटा भाई बर्धमान कॉलेज में प्रोफेसर है। और हरपाल जी, गुरुजी शायद ही कोई बिजनौर का ऐसा व्यक्ति हो जो ना जानता हो हरपाल गुरुजी। धन्यवाद। और प्रथम तो मुंशी प्रेमचंद जी को हृदय की अनंत गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। काशीपुर से आए हुए हमारे अतिथि आदरणीय अध्यक्ष महोदय गोपाल जी, अरुण जी, प्रबुद्ध नागरिक यहाँ बैठे हैं। अभी जो बैंक के अधिकारी भाई साहब हमारे कह रहे थे, ये समस्या है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या कहूँ। ये समस्या सबके सामने आने वाली है, क्योंकि यहाँ सभी साहित्य। मुंशी प्रेमचंद जी ने, वैसे तो अभी भाई साहब ने बहुत सारे इस श्लोक का संदेश यह है कि साहित्य, संगीत और कला मनुष्य को संस्कारित, संवेदनशील और सच्चा मानव बनाते हैं। अब मैं विनोद भगत जी के जो हमारे दूसरे साथी आए हुए तो सुनील कोठारी जी को सम्मानपूर्वक बुलाना चाहता हूँ। आप आए। मुंशी जी को आप भी बहुत कम मिनट समय में आते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के मैं सिर्फ एक श्रद्धा सुमन ही अर्पित कर सकता हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत ना मैं था, ना हूँ और ना होऊंगा। उन्होंने जो भारत के लिए किया या समाज के लिए किया या साहित्य के लिए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले समाज के लिए किया था और उसके बाद साहित्य उनके बाद में जुड़ा है। पर वो समाज की जो कमजोरियाँ थी, जो छोटी छोटी जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को उन्होंने सामने रखा है। इसीलिए हम लोग आज पत्रकार हैं, हमें पता है कि इस परिस्थितियों में हम पत्रकारिता भी कर रहे हैं, पर उस पीड़ा को आज भी नहीं उठा पा रहे। हमारी 22-23 साल की पत्रकारिता के पीरियड में हम बहुत कम वो चीज़ें उठा पाते हैं समाज की, क्योंकि दायित्व है हमारा। हमें चौथा स्तंभ कहा जाता है, तथाकथित है पर चौथा स्तंभ कहा जाता है, पर हम वो काम नहीं कर पाते हैं। पर जो मुंशी प्रेमचंद जी कर गए, उसे कोई इस दुनिया में, तो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने दीनहीन गरीब की बातों को उठाया था। आज जो बातें उठती है वो सब आप जानते हैं, मैं उसका बखान करना उचित नहीं समझता हूँ इस वक्त। हम लोग सबसे पहले तो विनोद भगत जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से आप लोगों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है और आप जैसे प्रबुद्ध जनों को से बात करने का हमें मौका मिला, और उसी वजह से मैं सबसे पहले तो उन्हें धन्यवाद करता हूँ कि संस्था के अध्यक्ष जी आपको प्रणाम है। ये जो सम्मान आपने दिया है, ये विनोद भगत जी के लिए नहीं, ये पूरे इस काशीपुर का नहीं, ये पूरे उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा सम्मान है जो आपने उन्हें दिया है। ये सम्मान उत्तराखंड के ऐसे व्यक्तित्व को मिला है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, मैं उन्हें ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पिछले 2 साल से जानता हूँ, पर मेरी बहुत गहरी मित्रता है। आज हमारा दिन 19 से शुरू होता है और मेरा दिन 19 से शुरू होता है, 19 से ख़त्म भी होता है। यही हाल हमारे सुरेश शर्मा जी का है, मेरा दिन 19 से शुरू होता है, 19 से ख़त्म होता है। हम तीनों हैं, तीनों पत्रकार भी हैं, साथ साथ में साहित्यकार भी हैं। हम जो आज लिखने की सोच सकते हैं ना, वो सोच कहीं ना कहीं आज बंधी भी है। हम वो बात नहीं लिख सकते जो मुंशी प्रेमचंद जी लिख जाते थे। कारण था उस वक्त लिखने की आज़ादी थी। आज आपके हाथ पैर बंधे हैं। आप छोटी सी बात सोशल मीडिया पे भी कमेंट कर देंगे ना, तो आप क्या हर्ष होता है ये आप जानते हैं। किस तरीके की बातें आपको वहाँ पर झेलनी पड़ सकती है, ये बहुत अच्छे से हम सब जानते हैं। हम लोग परिवार वाले हैं, कहीं ना कहीं हमारे भी हाथ बंधे हैं। उस वक्त मुंशी प्रेमचंद जी भी परिवार वाले थे, पर उनको किसी चीज़ का डर नहीं था। इवन अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने लिखा है, पर अंग्रेजों ने कभी उनका दमनकारी नीति अपनाई नहीं, कभी उनके साथ दमनकारी नीति नहीं अपनी। पर आज का जो समय है वो बहुत अजीबोगरीब समय है। साहित्य को लेकर जिस तरीके से कहा जाए वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। साहित्यकार आगे इसलिए भी नहीं पढ़ पा रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें आज पढ़ने की आदत नहीं बची। जैसे मेरे आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने कहा,
पढ़ने की आदत नहीं बची है बच्चों को। आज उनको कुछ चाहिए, एक वर्ड अगर कुछ ढूंढना है गूगल पे वॉइस ओवर करते हैं, उसका मीनिंग आ जाता है, उससे खत्म हो जाता है। आज के बच्चे डिक्शनरी तक नहीं देखना जान सकते हैं। हम यहाँ जितने बैठे हैं हमने डिक्शनरी में शब्द खोजे हैं, तभी हम साहित्यकार हैं, तभी हम साहित्यकार हैं। वजह वही है कि पढ़ना। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं और हम अपने बच्चों में ये बात डालेंगे नहीं, हम में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को मुंशी प्रेमचंद पढ़ाया होगा। मुझे इसलिए प्रेमचंद जी पढ़ाया जाता था, मेरे पिताजी ये कहते थे मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ो, तो मैं कहता था इससे मिलेगा क्या? बोले हिंदी का ज्ञान। अब उस वक्त तो उन्होंने मुझे ये छोटी सी बात कह दी, हिंदी का ज्ञान। पर जैसे जैसे मेच्योरिटी आती गई और जीवन में जब वो चीज़ें दिखाई दी तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ पढ़ी थी वो आंखों के सामने से गुजरने लगी, और जब गुजरने लगी तब हम लोग बड़े हुए, तब हमको होश आया। तो आज हम कोशिश करें, सबसे निवेदन है, अपने घर में पोते हैं, नाती हैं, उनको अगर हम ये कहें कि तुम मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़ें, तो हो सकता है हमारा जो भारत है साहित्य के नाम से जाना जाता है। एक साहित्य बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, जो शायद अच्छे इस बात को नहीं कहते हैं, या बड़े बड़े मंचों पे ये बातें नहीं कही जाती कि भारत का एक नाम और है जो है साहित्य में। तो हम आपको साहित्य को आगे ले जा सकते हैं। ज़्यादा ना बोलकर मैं मुंशी प्रेमचंद जी को फिर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उनकी जो सीख है जो मैंने बचपन में पढ़ी वो आज मेरे इस जीवन में भी काम आ रही है, और वो मैंने अपने बच्चे को भी दी है। प्रणाम आप सबको। धन्यवाद कुलवारी जी। महादेवी, आज हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में, उनके जीवन, उनके जन्म के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म, जैसा कि विद्वानों ने बताया, बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता आनंदी देवी था। बचपन में ही जब ये 7 वर्ष के थे तो इनकी माता का निधन हो गया, और लगभग 14 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का भी साया इनके सिर से उठ गया, और इनके सामने अपने परिवार का पालन करना, अपने पढ़ने की समस्याएं आई, और अनेक संघर्ष झेलते हुए इन्होंने उन समस्याओं को भी पूरा किया। और इन्होंने बीए करने के बाद ये विद्यालय निरीक्षक भी रहे, लेकिन महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित होकर के इन्होंने इस नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और फिर देश सेवा में जुट गए। तो मैं समझता हूँ कि उस समय उन्होंने एक लेख लिखा था, सोजे वतन, जिसने एक भारतवासियों के जनमानस में आग लगा दी थी। वो एक क्रांतिकारी लेख था, और उस लेख को तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने उसी समय उसे जब्त कर लिया था। मैं समझता हूँ कि व्यवस्था के विरोध में जो उठ जाता है वही साहित्यकार होता है, वरना तो सब चमचे ही। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अधिक न कहते हुए मैं पुनः मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर विराजमान सभी महानुभावों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर चल रहा हूँ, इसलिए मैं आज प्रेमचंद जी के विषय में अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म राजस्थान में जुलाई 31 जुलाई 1880 को बनारस वाराणसी के नदी गांव में हुआ था। आपने कभी गौर करा कि प्रेमचंद के नाम के आगे मुंशी को लगा
आप बताइए, कोई जानता हो? उनको मुंशी क्यों कहा जाता है? मुंशी से कहा जाता है, काश्य में प्रचलित था कि नाम के आगे मुंशी या राय होता, लाजपत राय, गौवत राय, धनपत राय, ये होता। और मुंशी का मेरे फादर को मुंशी कहते थे। आज से मतलब 80 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। नवी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपाल था, इनके पिता का नाम अजायलाल था। बाद में इनका नाम मुंशी प्रेमचंद जी हो गया। अपनी विलक्षण प्रतिभा के फलस्वरूप ये हिंदी साहित्य में छा गए। बनारस से लमी गांव था। इनकी का जन्म मोहम्मद और 4 गांवों का मकान था इनका, जो 7 या 8 फुट से ज्यादा बड़े नहीं थे। बाद में प्रेमचंद जी बनारस के सदिया गांव में मोहल्ले में रहते थे। शरद चंद्र उपाध्याय ने इनको सम्राट की उपाधि दी। शरद चंद्र उपाध्याय ने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि थी। इन्हें नवाब राय भी कहते थे। भारत के साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद जी की का स्थान अग्रणी रहा है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में ऐसा अनोखा अद्भुत आदर्श पेश किया है जिसे भारत की भावी पीढ़ी समझ करते रहे। उन्होंने अपनी कहानियों के द्वारा जो समाज का जो चित्रण प्रस्तुत किया है वो वास्तव में सराहनीय है। उनकी रचित कहानियों में जो भाव दर्शाए गए हैं वे प्रेरणादायक और समाज की कुंठी भावनाओं को झकझोर कर देने वाले हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में व हिंदी साहित्य में जो अपूर्व आदर्श प्रस्तुत किया है वो वास्तव में अनुकरणीय है। वे अपनी कलम के धनी थे। उनकी भाषा शैली इतनी सरल, सहज और आकर्षक है कि साधारण व्यक्ति भी उसे सुगमता से समझ सकता है। उन्होंने हिंदी साहित्य का जो मान बढ़ाया है उस पर हम सभी को गौर करना चाहिए। हम सदा उनके इस असीम उपकार के ऋणी रहेंगे। एक कविता मैं सुनाता हूँ प्रेमचंद जी की, शायद आप लोगों ने सुनी हो या पढ़ी हो। मैं आपको सुनाता हूँ। ये मुंशी जी ने लिखी थी और बड़ी सुंदर कविता है। ये सुंदर कविता जिसके एक एक शब्द को बार बार पढ़ने का मन करता है। ख्वाहिश नहीं मुझे, ध्यान से सुनिए, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की। आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी। आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब, जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। शामें कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे, शामें कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कोई अपने ही पीछे छूट जाते हैं, जीत जाओ तो कोई अपने ही पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। तो हार जाओ अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी के ढेर पर अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी के ढेर पर अक्सर। मुझे अपनी औकात अच्छी लगती, बैठ जाता हूँ मिट्टी के ढेर पर अक्सर। मुझे अपनी औकात अच्छी लगती। मैंने समंदर से सीखा जीने का, मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका। चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं, और सच कहता हूँ कि मुझ में कोई फरेब नहीं। जल जाते हैं मेरे अंदाज से, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत ली और न ही दोस्त ली, एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत ली और न ही दोस्त ली। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली। वक्त पीछे पड़ गया, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, और घर की जरूरतों ने मुझे मुसाफिर बना लिया, पर घर की जरूरतों ने मुझे मुसाफिर बना लिया, घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना लिया मुझे। सुकून की बात मत कर, सुकून की बात मत कर,
बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। सुकून की बात मत कर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में, जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत हो जाती है। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत हो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए शाम हो जाती है। और आज कई बार बिना मुस्कुराए शाम हो जाती है। कितनी दूर निकल गए, कितनी दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, कितनी दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते। खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हो और सबको खुश रखता हूँ, खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ। लापरवाह हूँ खुद के लिए, खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ। लापरवाह हूँ खुद के लिए, मगर सबकी परवाह करता, लेकिन मगर सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं मिला, मालूम है कोई मोल नहीं मिला, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते। अब मैं एक आपसे एक अर्ज है मेरी, मैं छोटा शायर और लोग जानते हैं, जो चार शेर मैंने आपके लिए लिखे हैं, अगर आपको इजाजत दें तो। और नौजवानों के बारे में कहते हैं, नौजवान जो बुजुर्गों को कोई इग्नोर करते हैं, मतलब उनको परवाह नहीं करते, वो बात करना चाहते हैं तो वो बात टाल देते हैं, मतलब उनको दिलचस्पी नहीं बुजुर्गों से। नहीं जैसे मैं 90s के चल रहा हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है आगे बढ़ने, इसलिए नौजवानों के बारे में दो शब्द दिए। ऐ नौजवानों, ऐ नौजवानों, बुजुर्गों से नफरत इतनी करते हो, ऐ नौजवानों, बुजुर्गों से नफरत इतनी करते हो क्यों? याद रखना तुम्हें भी एक दिन मुकाम से गुजरना पड़ेगा, याद रखना तुम्हें भी एक दिन इस मुकाम से गुजरना पड़ेगा। अब आप लोगों के बारे में आप जो आए इस भरी महफिल में, आप जो आए भरी महफिल में, तो ये महफिल और भी गुलजार, आप जो आए भरी महफिल में, तो ये महफिल और भी गुलजार हो गई। कैसे शुक्रिया अदा करें आप, कैसे शुक्रिया अदा करें आपका, कैसे शुक्रिया अदा करें हम आपका। जुबान में कोई ऐसा अल्फाज नहीं, जुबान में कोई ऐसा अल्फाज नहीं। और पंकज जी के बारे में मैंने शेर लिखा है, हमें बड़ा फख्र है आप पर, हमें बड़ा फख्र है आप पर कि आपने हमें अपना समझा। हमें बड़ा फख्र है आप पर कि आपने हमें अपना समझा। वरना इस भरे बाजार में गैरों की कोई कमी नहीं, वरना इस भरे बाजार में गैरों की कोई कमी नहीं। मैं वही गुमनाम शायर हूँ जिसे कोई नहीं जानता, मैं वही गुमनाम शायर हूँ जिसे कोई नहीं जानता। इसलिए दिल के जज्बात को अपने, इसलिए दिल के जज्बात को अपने खुद ही हम दिल की गहराई में दफन कर देते हैं। सभी आगंतुक को सादर अभिनंदन नमन। और बाहर से आए, काशीपुर से आए हमारे सम्मानित साहित्यकार, उनको विशेष आदर और सम्मान। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे कॉलेज के पढ़े हुए छात्र आज का संचालन कर रहे हैं। इससे पहले जैसा कि आज कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की स्मृति में यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, मैं हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अधिक मैं कहकर एक बात पर थोड़ा सा फोकस करूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को साहित्यकार तो कह ही नहीं सकता। मैं तो एक सिंपल साधारण सा अध्यापक रहा, पता नहीं कैसे इतना बड़ा सम्मान मिल गया, मुझे मालूम है। हाँ, प्रयत्नशील जरूर हुआ, ईमानदारी से काम किया। इनमें से आप में से बहुत सारे लोग जो स्थानीय हैं यहाँ तो जानते होंगे, मुझे मेरी कार्य शैली को भी जानते होंगे, तो शायद उसी का प्रतिफल मुझे मिला। बड़ी वेदना के साथ, बहुत अधिक लंबी बात न करते, हम सब लिखते हैं कुछ ना कुछ भी लिखते हैं।
मेरा कहना ये है, मानना ये है, कोई पढ़े ना पढ़े, कोई रिकॉग्नाइज करे ना करे, कोई माने या ना माने, आप लिखते रहिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए, अपनी संतुष्टि के लिए लिखिए। मुंशी प्रेमचंद तो सारे बनने के नहीं, नीरज निराला सारे नहीं बनेंगे। शायद एक बात पर मैं ध्यान जरूर चाहूँगा, क्योंकि 1 महीने 2 महीने से एक प्रसंग चल रहा है। जानते हैं कौन सा? करंट सबसे घटना, ये तो रिसेंट है, ये तो राजनीतिक है, एक धार्मिक सांस्कृतिक कलंक हमारे आप समझे। मैं समझता हूँ एक साहित्यकार जो कुछ भी लिखता है, चाहे उसे जो कहें, वो बड़ा व्यथित है और अपने अपने शब्दों से वो उन्हें लिख भी रहा है। अभी संचालक महोदय ने निराला जी का नाम लिया, नीरज जी का नाम लिया, तो वो 2 लाइन मुझे याद आ गई। यहाँ बैठे बैठे कारवां गुजर गया और हम दुआर देखते रहे, सबने सुना होगा। कारवां गुजर गया और हम दुआर देखते रहे, हम टूटे पिटे से कटे फटे से बाहर देखते रहे। और मैंने इसमें 2 लाइन जोड़ी है, शायद आपको अच्छी लगे, मुझे नहीं पता। सोमनाथ लुटता रहा, सोमनाथ लुटता रहा और हमारे पूर्वज लाचार देखते रहे, और अब मंदिर लुटता रहा, हम सब व्यवहार देखते रहे, हम सब व्यवहार। अगर मंच की और सभी की अनुमति हो तो पीड़ा थोड़ी सी शेयर कर दूं। एक पीड़ा, निज पीड़ा नहीं, ये पीड़ा। क्या हम हिंदुओं ने हजारों साल से कुछ सीखा? हमको, हम अपने पूर्वजों पर गर्व करते हैं। जो हजारों साल पहले स्थिति थी हमारे पूर्वजों की, कम उम्र वही आज हमारी है। उसमें रत्ती भर फर्क मुझे नहीं दिखाई देता। छल में, बल में, दम्भ में, झूठ में, पाखंड में, अविश्वास में, व्यवहार में हम कहाँ खड़े हैं? हम कैसे विश्वास कर लेते हैं? हम बार बार धोखा क्यों खाते हैं? हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े धोखे खाए, इतिहास भरा पड़ा है, क्या उनमें सुधार आया? 500 वर्ष के बाद, संघर्षों के बाद, अस्तित्व के राम के अस्तित्व को नकारा गया, पता नहीं क्या क्या शीशलेदर हुई, आप सब हम सब व्यतीत हुए होंगे। और उसके बाद जो विडंबना हुई, देखिए कितनी बड़ी हुई, वो किसने कर दी? इसमें कौन थे शामिल? हमारे लोग तो शामिल थे। कितने कष्ट और कितनी निष्ठुरता की बात है कि हम आज उस सनातन को कैसे गर्व करें और किस आधार पर गर्व करें कि हम इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि क्या हुआ है। और षड्यंत्रकारी सफल हो गए, ऐसा नहीं इसके पीछे षड्यंत्र नहीं है, इसके पीछे 100% षड्यंत्र है विरोधियों का, जो सनातन को कलंकित करना चाहते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म को आक्षेप लगाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं कि देखिए आपका धर्म क्या कहता है, क्या होता है, कैसे लोग आपके पीछे हैं। तो इन्हीं पर अगर आप अनुमति दें तो मैं 4 लाइन आपके सामने रख दूं। यहाँ तो बहुत कुछ है, लेकिन 4 पंक्ति के समय की सीमा के आधार पर मैं यहाँ थोड़ी सी बात रखना चाह रहा हूँ। चंदा चोरी का सनातन पर कलंक लगा है भारी, चंदा चोरी का सनातन पर कलंक लगा है भारी। क्या हिंदू हो गए इस कदर भ्रष्टाचारी? क्या हिंदू हो गए इस कदर भ्रष्टाचारी? यदि मंदिरों में भी यदि चोरी होगी, सीना जोरी होगी, मंदिरों में भी यदि चोरी होगी, सीना जोरी होगी, क्या हो गया इस धर्म को जो था शिष्टाचारी? क्या हो गया इस धर्म को जो था शिष्टाचारी? कैसे और क्यों विश्वास करे कोई भी? कैसे और क्यों विश्वास करे कोई भी? चढ़ावे की गिनती करते थे सजग प्रहरी,
चढ़ावे की विनती करते थे सजग प्रहरी, चढ़ावा चोरी कैसे भूल जाए सदाचारी। जयचंद मान सिंह को तो भूल न पाए थे हम, जयचंद मान सिंह को तो भूल न पाए थे हम, चढ़ावा चोरी को कैसे भूल जाए हम सदाचारी, चढ़ावा चोरी को कैसे भूल जाए हम सदाचारी। और राम राज्य का दावा करने वाले चुप क्यों हैं? शायद आपको अच्छा न लग रहा हो। राम राज्य का दावा करने वाले चुप क्यों हैं? खुलकर उपवास कर रहे रावण के दरबारी। राम राज्य का दावा करने वाले चुप क्यों हैं? मैंने प्रश्न उठाया है। और खुलकर उपहास कर रहे हैं रावण के दरबारी। हर बात में षड्यंत्र बताने वालों बताओ, हर बात में षड्यंत्र बताने वालों बताओ, क्या ये भूल सकोगे जो हुई है गद्दारी? क्या ये भूल सकोगे जो हुई है गद्दारी? और किसका संरक्षण था जो बाबा से नहीं डरे? किसका संरक्षण था जो बाबा से भी नहीं डरे? और बुलडोजर कहाँ गया जिसकी धमक थी न्यारी? किसका संरक्षण था कि जो बाबा से भी नहीं डरे? और बुलडोजर कहाँ गया जिसकी धमक थी न्यारी? इन्हीं शब्दों के साथ और पंकज जी का विशेष आभार जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं अभी बहुत अल्प समय से पंकज जी से जुड़ा हूँ। ऐसा व्यक्तित्व, नाम तो मैंने बहुत दिनों से सुन रखा था, लेकिन उसी की बाध्यताएं थी। जब आदमी नौकरी करता है तो उसमें बहुत बंदिश में रहता है। सेवानिवृत्त हुए, सम्मान पंकज जी का आभार और आप सबका भी आभार। धन्यवाद। अध्यक्ष और हमारी समिति के भी अध्यक्ष, समाज के लिए बहुत काम करने वाले आदरणीय सुरेंद्र प्रकाश भटनागर जी, मेरे बहुत छोटे से निवेदन पर काशीपुर से बिजनौर चलकर आए मेरे भाई विनोद भगत जी, जो काशीपुर के एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कथाकार हैं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। और उनका हम सब मिलकर यहाँ सम्मान भी अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। ऐसे विनोद भगत जी, उनके साथ आए हमारे पत्रकार साथी कोठारी जी, शर्मा जी, और यहाँ हम सबके बहुत छोटे निवेदन पर उपस्थित होकर मुंशी प्रेमचंद जी को याद करने के लिए सब इकट्ठा हुए सभी महानुभाव। क्योंकि यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं विनोद जी, वो एक एक व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्था के बराबर एक व्यक्ति है। सब सक्रिय लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के जागरूक लोग हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। बहुत सारे विचार अभी मैं सुन रहा था मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में। 11 साल पहले हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में, और उस समय उस गोष्ठी में केवल 6 या 7 लोग थे। हमने विचार किया कि एक समिति बनाई जाए, क्योंकि मुंशी जी को इस पीढ़ी के लोग या हमसे पिछली पीढ़ी के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं। मुझे चिंता आने वाली पीढ़ी की है, क्योंकि हमारी जो जिसको भी जैन जी पीढ़ी कह रहे हैं हम लोग, वो जिस दिशा में जा रही है। आदरणीय सुरेश शर्मा जी हमने देखा अभी दिल्ली के जंतर मंतर, उसकी भाषा शैली, उसके विचार, उसकी भावनाएं किसी जीत की तरफ नहीं, मुझे किसी हार की तरफ दिखाई दी। तो मेरी व्यक्तिगत भी और हमारी समिति की ये चिंता है, क्योंकि हम लोग काफी शिक्षक हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं। हमें आने वाली पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी है। हम केवल यहाँ एक मुंशी प्रेमचंद को नमन करने नहीं आए हैं। हमारी इच्छा है, हमारा प्रयास है कि हम समाज में कुछ और मुंशी प्रेमचंद दे सकें। ये हमारा प्रयास है। और विचार कभी मरता नहीं है। विचारों की ये जो श्रृंखला है, इसको चलाने की जरूरत है। बहुत सारे वक्ताओं ने उनकी कहानियों पर, उनके साहित्य पर बहुत सारी चर्चा कर दी है, लेकिन कोठारी जी कह रहे थे कि आज के परिवेश में
सच नहीं लिख पाते हो, चाहे वो पत्रकार हो या साहित्यकार हो। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, आज भी साहित्य में और पत्रकारिता में लोग सच लिख रहे हैं, क्योंकि श्रीमान जी सच लिखना आसान नहीं है। सच लिखने के बाद उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी उसकी कीमत चुकाई। अब देखना यह है कि कीमत चुकाने के लिए हिम्मत, हौसला और इच्छा शक्ति किसके पास होती है। मुकेश गुप्ता जी ने प्रेमचंद जी के फटे हुए जूते देखे चित्र में, और मैं मुंशी जी को नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं आपके जनपद में भी ऐसे, संपादकाचार्य गुप्ता जी जैसे। मैं धामपुर का रहने वाला हूँ, संपादकाचार्य गुप्ता जी भी धामपुर में, मेरे ही मोहल्ले में, मैं उनके मोहल्ले में ही पैदा हुआ। आप जानते होंगे संपादकाचार्य को, जिन्होंने भी पढ़ा है रुद्र जी को, उन्होंने कम से कम पूरे हिंदुस्तान के अंदर 40 से 45 दैनिक अखबारों का संपादन किया, आर्य समाज से वो जुड़े हुए। लेकिन आप जानते हैं उनकी मृत्यु हुई आगरा में थे, उस समय एक दैनिक अखबार में, एक बहुत सीलन वाले कमरे में वो रहते थे। ना उनके पास खाने के पैसे थे, ना दवाई के पैसे थे। तो खाने के और दवाई के अभाव में उन्होंने एड़िया रगड़ रगड़ के आगरा के उस सीलन वाले कमरे में दम तोड़ दिया। ये है एक पत्रकार और संपादक की असली कहानी। आप लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि सारी जिम्मेदारी पत्रकारों की और साहित्यकारों की है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि सच अगर वो लिखता है, सच लिखना बहुत आसान है, लेकिन उस सच को समाज कितना सह पाता है। मैं बहुत ज्वलंत मुद्दा, एक प्रबल हत्याकांड का आज फैसला आया है दोषियों को। मुझे याद है 2012 की घटना, जिले के सारे रसूखदार लोग उसमें शामिल थे। पब्लिक इमोशन 2010 से शुरू हुआ था। किसी अखबार ने इतनी बड़ी घटना को कवरेज नहीं किया था उस समय, सिर्फ पब्लिक इमोशन ने उसको प्रकाशित किया। मुझ पर भी दबाव बनाया गया, बहुत दबाव बनाया गया, लेकिन मेरी यात्रा बहुत आगे जा चुकी थी। मैंने कहा कि चाहे मुझे खुद भी मृत्यु का सामना करना पड़े, लेकिन अब मैं इस यात्रा को थामूंगा नहीं, किसी की लाश पे कोई मैं समझौता नहीं करूंगा। आज उसके जो आरोपी थे उनको सजा दी, तो ऐसा नहीं है, काम लगातार चल रहा है, वो दिखता कम है। मुझे आप किसी को डरा नहीं सकते, आप किसी को लालच नहीं दे सकते। जिसे सच लिखना है वो लिखेगा, और वो उसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार रहता है। बस इतना है, आप कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं या नहीं, याद करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। साहित्यकारों की दशा वास्तव में, जो पत्रकार हैं असली, जो मूल रूप से सैद्धांतिक रूप से किसी पत्रकारिता या साहित्य से जुड़े हैं, आप उनके निजी जीवन को देखना। उनके चेहरे पर भले ही चमक हो सकती है, लेकिन उनके घर में कोई चमक दिखाई नहीं देती। उनके राशन के डिब्बे कभी भी भरे हुए नहीं दिखाई देते, और स्वाभिमान इतना है कि वो किसी से कहते भी नहीं। तो साहित्यकारों की सबसे बड़ी पीड़ा यही होती है कि वो व्यक्तिगत रूप से भी जूझते हैं, सामाजिक रूप से भी जूझते हैं। और मैं मुंशी प्रेमचंद जी को अपना आदर्श इसलिए मानता हूँ कि मुंशी जी रुके नहीं, थमे नहीं। उनके घर में भी बहुत कलह रहती थी। उनकी पत्नी, अभी कह रहे थे रितेश जी, उन्होंने दूसरी शादी की, पहली पत्नी उनकी बहुत कलाकारी थी। और पत्नी ज़्यादातर लोगों की शायद कलाकारी रहती है मेरे ख्याल से, लेकिन कलाकारी होने के बाद भी कुछ काम कर पाए वो प्रेमचंद जी, ये बड़ी बात है। उनकी दूसरी पत्नी ने पुस्तक लिखी है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद के असल जीवन को, तो शिवदास रानी जी को पढ़िए। उन्होंने पूरा उल्लेख किया है, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन क्या होता है, साहित्यकार का व्यक्तिगत जीवन भी होता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने जो जिया, जो भोगा, वही उनके साहित्य में दिखाई देती है। वही परिस्थितियां आज भी दिखाई देती हैं। और प्रेमचंद जी के साहित्य की विशेषता यही है कि वो जब लिख के गए कितने साल पहले, आज के उनकी कहानियों को या उनके उपन्यास को या उनके अन्य साहित्य को पढ़ते तो ऐसा लगता है कि उनके सारे पात्र हमारे कहीं ना कहीं इर्द गिर्द दिखाई दे जाते हैं। केवल समय बदला है, परिस्थितियां कुछ नहीं बदली हैं, परिस्थितियां वही हैं, वहीं फंसे हुए हैं हम सब। तो आइए आज इस संकल्प को दोहराते हैं। ये इस प्रकार के कार्यक्रम करने का एक उद्देश्य ये भी होता है क्योंकि हम लोग मिल नहीं पाते हैं। मिलने जुलने की बड़ी समस्या हो गई आजकल, और बैठक तो बिल्कुल खत्म हो गई। मैं देख रहा हूँ कि हमारा ये पूरा ड्राइंग रूम भर गया है।
मेरा घर छोटा, क्योंकि मैं भी साहित्यकार हूँ, तो घर भले ही छोटा है, बस भगवान की कृपा से हृदय बहुत विशाल बना दिया। घर छोटा है, आपका सम्मान सही से नहीं हो पा रहा, बैठने की व्यवस्था सही से नहीं हो पा रही, लेकिन यकीन मानिए मेरे उस भाव को आप आत्मसात कीजिए। मैं चाहता हूँ कुछ बदलाव आए, केवल माइक पर या मंच पर बदलाव लाने की बात ना हो, अपने घर से, अपने आप से, अपने बच्चों से शुरुआत करें। देखने में ये आता है कि हम दूसरों को बहुत ज्यादा प्रवचन दे जाते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों की बारी आती है तो हम नीचे मुंह कर लेते हैं, थोड़ा सा मुंह नीचे कर लेते हैं। तो आइए दृढ़ता से निश्चय लें, अपने बच्चों को वही संस्कार देंगे, साहित्य के प्रति रुझान उनका बढ़े, समाज के प्रति उनका रुझान बढ़े, और उनको ये सलाह दें, उनको ये संस्कार दें कि बेटे आप कितने मोटे पैकेज पे चले जाओ, आपको गैराज पे ही मरना पड़ेगा, वहीं आपकी चिता जलेगी। इसलिए कुछ अच्छे काम आप करिए, कुछ अच्छा बन जाइए, ताकि हमारी पीढ़ियों का नाम भी रहे। अगर हम सब ये कर पाए तो समझिए कि हम मुंशी प्रेमचंद जी के वास्तव में असल पाठक हैं, और यदि नहीं कर पाए तो समझिए कि आप भी वही हैं जिनकी बात सुरेश चंद्र शर्मा जी कर रहे हैं। बहुत ही आदर सम्मान है। हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से प्राप्त शिक्षक और प्रधानाचार्य के रूप में सुरेश चंद्र शर्मा जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनकी भी अपनी पीड़ा है, लेकिन परिस्थितियां हैं, सच क्या है ईश्वर जानता है। कुछ चीज़ों को हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, कानून अपना काम करता है। एकदम से किसी चीज़ पर कोई प्रतिक्रिया, कम से कम मैं अपने 30 साल के अनुभव के आधार पर नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमें दिखता कुछ है, होता कुछ है, और आज की परिस्थिति अभी मित्रों वही है जो हम देख रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं है। हम जो 10 साल बाद अनुभव करेंगे तब पता चलेगा कि हम देख कुछ रहे थे, हो कुछ रहा था, और हम कहाँ खड़े हैं। मैं बहुत भाव के साथ विनोद भगत जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद उनका परिचय आपके सामने अरुण गर्ग जी पढ़ेंगे। विनोद जी के विषय में केवल इतना कहूँगा कि बहुत ही विनम्र हैं, भावुक हैं, संवेदनशील हैं, जो एक साहित्यकार की एक पहचान भी होती है, उसका स्वभाव भी होता है। और उसी स्वभाव के और उनके ऐसी कथा के लिए नहीं, कथा साहित्य के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन विनोद जी का जो व्यक्तिगत जीवन है उससे प्रभावित होकर के मैंने ये निर्णय किया, अपनी समिति से चर्चा की, और हमने ये कहा कि विनोद भगत जी का 2026 में ये पुरस्कार सम्मान हम उन्हीं को प्रदान करेंगे। क्योंकि जब हम किसी साहित्यकार को सम्मान देते हैं तो हम उनको नहीं देते सम्मान, ये सम्मान बिजनौर का सम्मान है। तो कह लीजिए काशीपुर का, उत्तराखंड का नहीं, ये उत्तर प्रदेश का सम्मान है। मैं ये मानता हूँ। आपका बहुत अभिनंदन है हमारी साधना स्थली पर। आप सब आए, सुनील शर्मा जी आए, कोठारी जी आए, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब अरुण गर्ग जी जो भी आगे उनका परिचय पढ़ेंगे, मैं पूर्ण भाव के साथ नमन करता हूँ। आप लोग इसी प्रकार हमारे साहित्यिक प्रकल्पों से, विचारों से जुड़े रहिए और लोगों को भी जागरूक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब पहली बार मिला था पुस्तकें दी थी कि इसे बांट देना, स्पेशली किसी के लिए दी थी कि उसको बांट देना, पर मैंने उनको ना देकर खुद जब पढ़ी तो मैंने अपने लोगों में बांट दी थी। अभी इनकी एक बुक और प्रकाशित हुई है, दरख्ते सपने। बहुत सारी कहानियां हैं उसमें, बहुत कुछ है। जब उसे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो भाषा शैली है वो हमें मुंशी प्रेमचंद जी से जोड़ देती है। उसमें एक कहानी है जो शायद मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है, वो विधायक जी को थप्पड़ वाली, विधायक जी को मुआवजा वाली कहानी है। इनकी जो शैली है, जो भाषा है, जिस तरीके से कहानी लिखने के लिए जिस तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसे पढ़ेंगे, और हम लाए भी हैं, अभी आपके बीच में वितरित की जाएगी, इसीलिए स्पेशल लेके आए हैं कि क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की बात आई है तो वो मुंशी प्रेमचंद जी कहीं ना कहीं विनोद भगत जी में दिखाई देता है। और ये जो उनको पुरस्कार मिल रहा है, मैं साफ कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा उनके जो लेखन शैली है, उस लेखन शैली से जो मुंशी प्रेमचंद जी को जो सम्मान मिल रहा है वो बहुत बड़ा हो रहा है। तो मैं भगत जी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पे बुक बंटवा दे, और हो सके तो एक आधी कहानी अगर आप एक स्टार्ट करके उसे पढ़ सके तो उसे जरूर पढ़िए। आपको उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने पढ़ी है, वो आपको कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद से रिलेट कर देगी। समाज को देखकर जो समाज है, जिस तरीके से समाज के अंदर की पीड़ा उठाई है, जो विधायक जी मुआवजा वाली कहानी है वो भी समाज की पीड़ा है।
उस पीड़ा को आप पढ़िए और देखिएगा। और आशा करता हूँ आप लोगों को दरकते सपने जो इनके हैं वो पसंद आएगा। अभिभूत हैं। काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड के निवासी श्री विनोद जी ने 30 अक्टूबर 1964 को श्री ख्याली राम भक्त व श्रीमती हेमंती देवी के घर जन्म लिया। होनहार मेधावी विनोद जी ने कृषि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। साहित्य जगत में रुचि रखने के कारण आपने कहानी, कविता, लेख आदि में अपनी छाप छोड़ी। कविता संग्रह पेट की आग, बारिश की एक बूंद न केवल पठनीय है वरन प्रशंसनीय भी है। आप शब्द दूत हिंदी पाक्षिक के संपादक भी हैं और कुशलता पूर्वक संपादक के उत्तरदायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं। कहानी संग्रह दरकते सपने एक अनूठा मर्मस्पर्शी संग्रह है। जीवन के विविध क्षेत्रों का आपने अपनी कलम से विनोद जी ने जैसा वर्णन किया है वह अविस्मरणीय है। दरकते सपने के पात्र खीमानंद के अंतर्द्वंद को शानदार तरीके से आपने प्रदर्शित किया है। अपना गांव छोड़कर शहर में बसना कितना कठिन होता है, यह कहानी इस बात का प्रतीक है। कहानी में एक स्थान पर लिखा भी है, घर वह नहीं होता जो ईंट और गारे से बना होता है, घर वह होता है जहां अपनापन सांस लेता है। मैं मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिन पर स्मृति समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज एक ऐसे साहित्यकार को सम्मान देने का निर्णय लिया है जो प्रेमचंद जी के विचारों को अपनी लेखनी में कहीं ना कहीं स्थान देते हैं। सर का परिचय मेरे पास नहीं है। मैं थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात करना चाहता था आपसे। प्राचीन काल से ही एक इंसान के अंदर आदत रही है आप बीती कहने की और दूसरे पे बीती सुनने की। लेकिन आप बीती कहना और दूसरे की बीती को सुनना, समझना, आंखों से परखना, उस समाज को, उस परिस्थितियों को, उस राजनीति को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और उससे अपने साहित्य के आकाश में उतारना केवल प्रेमचंद जी से सीखा जा सकता है। वो भी उस जमाने में जब ये आज वाला पेन नहीं था, बार बार कलम को डुबोना पड़ता था। उस जमाने में कहानियां और कथाएं लिखना और उपन्यास लिखना कितना मुश्किल रहा होगा, सोच कर देखिए। बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी। एक असाधारण बात है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस पर उनकी निगाह न गई। अमीर हो, गरीब हो, दरिद्र हो, खून चूसकर पलने बढ़ने वाले जमींदार हो, दिन रात खेती कर सूखते किसान हो, युवा हो, डॉक्टर हो, दरोगा हो, न्याय वाले हो, न्याय पंचायत हो, कुछ भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर उन्होंने अपनी कलम न चलाई। एक आप ईदगाह की बात कर लीजिए, केवल दो पात्र हैं, दादी अमीना और उसका पोता आमिर। माँ बाप तो मर गए, बच्चे के कोई पाल नहीं है। ईद आ जाती है, घर में 2 पैसे नहीं है, दरिद्रता की वो स्थिति पैदा है उस कहानी के अंदर। उससे माँ के दादी कहती कहाँ वो निगोड़ी ईद आई है, गुस्सा आ रहा उसे ईद आने पर। तो जैसे तैसे 3 पैसों का इंतजाम करती है और बच्चे को भेज देती है। बच्चा अपने दोस्तों के साथ लौट रहा है नमाज पढ़ के, उसके सारे दोस्त मिठाई खरीद रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, लेकिन उसका मन नहीं इन चीजों पर जाता है। वो लोहे की दुकान पर जाता है, उसे चिमटा दिखाई देता है, चिमटा, छोटा सा बच्चा डरते डरते पूछता है कितने पैसे का है, वो कहता है 6 पैसे का। वो डरते डरते कहता है 3 पैसे का, 2 घर चला जाता है। दुकानदार बुलाता है, आओ ले जाओ। और वो उस चिमटे को अपने यहाँ कंधे पे ऐसा रख लेता है मानो तोप खरीद ली। उसके सारे साथी उसकी मजाक उड़ाते हैं। वो कहता है तुम्हें मिठाई खानी चाहिए थी। वो कहता है मिठाई की बहुत सारी बुराइयां लिखी किताबों में, हमारे खिलौने टूट के गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये चिमटा है जो कभी खत्म नहीं होगा। घर पहुंचता है, दादी उसे गले लगा लेती है, लेकिन जब उसके हाथ में चिमटा देखती है तो नाराज हो जाती है। ये क्या लाया है? उन्होंने चिमटा कितने का है? उन्होंने 3 पैसे का।
उन्हें तो लोगों की तो पैसे दिए थे मैंने। उन्होंने कहा माँ दादी जब आप खाना पकाती हो तो आपकी उंगलियां जल जाती हैं। देखिए उस बच्चे की स्थिति, छोटा सा बच्चा, उसे अपनी दादी याद रही, ना खिलौने याद आए, ना मिठाइयाँ याद आई, ना दोस्तों के तंज याद आए। उसे सिर्फ एक चीज याद रही कि मेरी दादी की उंगलियां जल जाती हैं खाना पकाते समय। ऐसी नमक का दरोगा है। बाप कह रहा है बेटे को जब वो नौकरी के लिए जा रहा है, ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपर की आमदनी हो। बेटे को जाते ही नमक के दरोगा की नौकरी मिल जाती है और वो उस क्षेत्र के सबसे रईस पंडित अलोकुद्दीन को गिरफ्तार कर लेते हैं नमक के दरोगा की तस्करी में। दरोगा और नमक की तस्करी में 40,000 की रिश्वत छोड़ देते हैं उस जमाने में। 40,000 जब तनख्वाह नहीं थी, 50, 60, 70 रुपए थी। जब परिणाम ईमानदारी को जो झेलना पड़ता है आज भी, सस्पेंशन, नमक का दरोगा सस्पेंड हो जाता है और जो सब तस्करी कर रहे थे वो पाए दिन बरी हो जाती है। लेकिन अंत बहुत अच्छा है। वही व्यक्ति तस्करी कर रहा था पंडित अलोकुद्दीन, उनके घर आते हैं शाम को और उनसे माफी मांगते हैं और अपनी पूरी रियासत का मैनेजर बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी ईमानदारी को ही अब समझ लिया था कि ये आदमी कितना ईमानदार है, 40,000 की रिश्वत छोड़ सकता है तो मेरी रियासत की कैसे देखभाल करेगा। अभी बात हो रही थी कि समय बदला है, दुनिया में कुछ नहीं बदला, परिस्थितियां वहीं की वहीं है। आज भी डॉक्टर चट्टा जो मंत्र के नायक हैं, किसी गरीब को हाथ नहीं लगाएगा कोई डॉक्टर, उन्होंने भी नहीं लगाया था उस जमाने में, क्या बात है, आज भी तो कोई नहीं लगा। वो गरीब अपना इलाज करा के तो देख लें। ईमानदार फिर से सस्पेंड होता है, नमक के दरोगा में हो। क्या बदला है? एक कहानी और लिखी, मैं उसका जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने रामलीला, रामलीला में एक बच्चा अपने पिताजी के साथ जाता है और जब उस दिन अंतिम दिन है, रावण मारा गया, जब आरती होती है तो 1 रुपया डाल देता है थाली में। उसके पिताजी उसे ऐसे ढूंढते हैं जैसे उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया। रात को उसी रामलीला में वेश्याएं डांस करती हैं और उसके पिताजी गले में गले हाथ डाल के अशर्फियां लुटाते हैं। आज क्या बदला है? अभी किसी शादी में नाचने वाली बुला दीजिए, न पर्स खाली कर दें आप लोग तो बात है। इतने भी धार्मिक जुलूस निकलते हैं, स्पेशली 2-3 गाड़ियों में नाचने वाली होती हैं। इस धर्म की बात कर रहे हैं हम। कुछ बदला है क्या? नहीं बदला है, कुछ नहीं बदलेगा। हम थोड़ी देर अपने अपने घर चले जाएंगे, तालियां बजाएंगे, मंथन कोई नहीं करेगा। धन्यवाद। दूल्हे को पहले तैयार किया जाता है और फिर बारात। बहुत भावुक हूँ कि आज मुझे एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर ये सम्मान मिला है कि मैं जिसकी कल्पना नहीं करता। बचपन में जिनको मैंने पढ़ा था, जिनसे मैंने साहित्य पढ़ने की शुरुआत की थी, वो प्रेमचंद ही थे। प्रेमचंद की 100 कहानियां नाम से एक किताब मेरे पिताजी मुझे ला करके दी थी और जब मैंने वो पढ़ा तो उसके बाद मेरी इस ओर को रुचि हुई। और आज अभी इससे पहले बात चल रही थी कि जैन जी की जो बात चल रही थी, ये जैन जी बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे। सारे विश्वविद्यालय बंद कर दो, इन जितने भी छात्र हैं इनको केवल प्रेमचंद का साहित्य बता दो, समाज पूरी तरह से सुधर जाएगा। एक एक चीज, पूरा विश्वविद्यालय, सारी पुस्तकें आपको प्रेमचंद के साहित्य में मिल जाएगी। चाहे भ्रष्टाचार से लड़ाई हो,
गरीबी से लड़ाई हो, मित्रता की मिसाल देनी हो या पारिवारिक एकता की मिसाल देनी हो, कुछ भी अगर आपको देनी हो, केवल प्रेमचंद का पूरा साहित्य पढ़ लीजिए, उनकी एक एक कहानी पढ़ लीजिए, सारे आदर्श आपको अपने बच्चों में मिलने लगेंगे। आज 31 जुलाई को इस जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है। अगर इनकी जगह, प्रेमचंद की जगह कोई बहुत बड़े राजनेता होते तो पूरे देश में उनके नाम से उनकी जन्म जयंती मनाई जाती। ये दुर्भाग्य है कि जिनकी वास्तव में जन्म जयंती हमारे देश को मनानी चाहिए, उसकी जयंती चंद लोगों को हमें मनानी पड़ रही है। दरअसल इसका कारण यह है कि हमारा देश राजनीति प्रधान हो गया है। केवल राजनीति प्रधान हो गया, धर्म भी राजनीति के अनुसार चल रहा है। राजनीति धर्म के अनुसार नहीं चल रही है। राजनीति जो है, धर्म, आप क्या खाते हैं ये राजनीति तय करेगी, आप क्या पहनते हैं ये राजनीति तय करेगी, आप कौन से अस्पताल में जाते हैं ये राजनीति तय करेगी, हर चीज, आप कौन से स्कूल में पढ़ेंगे ये राजनीति तय करेगी। तो राजनीति से जब सब कुछ तय होने लगे तो जो आदर्श है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। राजनीति की मैं परिभाषा क्या देता हूँ, राजनीति में 4 शब्द हैं, राक्षसी, जौ जमात, नीच, अति तिकड़मी लोगों की। राजनीति की जो मेरी परिभाषा है, राक्षसी, जमात, नीच और तिकड़मी लोगों की, चाहे किसी भी दल का हो। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक दल को कह रहा हूं, मैं सारे राजनेताओं को मैं इसी उसमें रखता हूं, इसीलिए ये राजनीति कहलाती है। अब मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक छोटी सी रचना 4 लाइन की है, ज्यादा लंबी नहीं है, वो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मैं उसको, सबसे पहली रचना है। मेरी पेट की आकांक्षा संग्रह से है कि मैं क्यों लिखता हूं। मैं क्यों लिखता हूं, सच तो यह है कि मैं खुद भी नहीं जानता। विचारों को शब्दों में ढालकर कुछ कहने की कोशिश करता हूं, पर मैं कुछ नया नहीं कहता। वही जो पहले भी सुना और लिखा होता है वही सब स्मरण कराता हूं। मैं नहीं जानता मेरे लिखने से क्या होगा। पहले भी बहुत कुछ लिखा गया है, उसका क्या कोई सार्थक परिणाम हुआ? शायद नहीं। लोग पढ़ते रहे, कुछ तारीफ के पुल बांटते रहे, जीवन में कौन उतार पाया? अच्छी बातें पढ़ने में अच्छी लगती हैं, अमल कब हो पाता है। शायद इसीलिए मैं सोचता हूं कि मैं क्या और क्यों लिखता हूं, पर लिखना मेरा कर्म है। फल की इच्छा न करूं तो भी लिखना जारी रहेगा, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म किएगा, फल की इच्छा मत कर। बस इतना ही। मैं ज्यादा बोलने का मुझे अनुभव नहीं है, पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन आप सबका, साथ में डॉक्टर पंकज भारद्वाज जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और इस समिति के सभी आदरणीय सदस्यों और पदाधिकारियों का मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि मुझे उन्होंने इस योग्य समझा और मुंशी प्रेमचंद के नाम पर ये स्मृति सम्मान दिया। धन्यवाद।